हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं शिक्षण सिद्धांत। आज से आगाज़ हो चुका है शिक्षण सिद्धांत का। आपको ये मान चलिए 10-12 वीडियो में पूरे शिक्षण सिद्धांत को आपके मुट्ठी में कर देंगे, क्योंकि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी पड़ता है। इसलिए दोस्त, मंजिल को पाने के लिए हमें एक एक कदम बढ़ते जाना है। चाहे वो क्रियाशीलता का सिद्धांत हो, चाहे पेड़ा का सिद्धांत हो, चाहे रुचि का सिद्धांत हो, सभी सिद्धांत आज हम सब देखने वाले हैं। और आपकी मुट्ठी में सारे सिद्धांत होंगे, पूरी गारंटी के साथ, पूरे 100% के साथ। आपको पूरी वीडियो में आपको पूरे सिद्धांत याद हो जाएंगे, क्योंकि गारंटी देते हैं जो कह रहे हैं उतना करके दिखाएंगे। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत क्या होता है, पहले हम समझेंगे शिक्षण सिद्धांत। शिक्षक वह है जिसे पढ़ाना आता हो। भैया, शिक्षक वही माना जाएगा जिसे पढ़ाना आता हो, पढ़ाने का कार्य आता हो, वही शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षक वही सही शिक्षक है जिसे पढ़ाना आता हो, सही दिशा देना आता हो, सही तरीके से पूरे मैनेज करने आता हो, पढ़ाने का कार्य आता हो, वह क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता भैया। और शिक्षण करने की प्रक्रिया में हम जब कुछ आधारों का अनुगमन करते हैं, कुछ आधार क्या है हमारा, चाहे वो क्रियाशीलता के माध्यम से करें, चाहे रुचि के माध्यम से करें, चाहे प्रेरणा का माध्यम से करें, यही सब आधारों का जब हम अनुगमन करते हैं तो इन्हीं आधारों को भैया या मान्यताओं को शिक्षण सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षण सिद्धांत कहा जाता है। समझ में आए कि नहीं समझ में आया? फिर से देख लेते हैं। शिक्षक वह है जिसे पढ़ाना आता हो, जिसे पढ़ाने का कार्य आता हो, शिक्षण कहलाता है। और शिक्षण करने की प्रक्रिया में जब हम शिक्षण कर रहे हैं, जब हम अपने कक्षा रूम में गए, क्लासरूम में गए, जब हम कुछ अपने आधारों का अनुगमन करते हैं कि हमारे बालक समझ में आए, हमारे बालक को जो भी पढ़ा रहे हैं उनको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, उन्हें ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं, उनके व्यक्तित्व का ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं, उनके बुद्धिलब्धि का ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं, इन सभी आधारों को जब मानक के रूप में रख कर एक अच्छे शिक्षण का कार्य किया जाता है तो उसे ही शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया दोस्त कि नहीं आया? फिर से देख लेते हैं। चलिए पहला देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्रियाशीलता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रियाशीलता, क्योंकि पेपर में बार बार आया है क्रियाशीलता का सिद्धांत। वो चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो और चाहे यूपी टेट हो, सब में पूछा गया क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? करके सीखना। क्या होता है? करके सीखना। क्रियाशीलता, क्रिया मतलब क्रिया आप कोई कर रहे हैं, शीलता मतलब उसमें आप सक्रिय हैं। जब तक आप कोई कार्य कर रहे हैं, जब बालक को कोई कार्य करने के लिए आप दे रहे हैं, जब तक बालक उसमें सक्रिय रूप से भागीदार नहीं होगा, तब तक वह क्रियाशीलता का सिद्धांत नहीं माना जाएगा। देख लेते हैं यह कैसा है सिद्धांत। यह सिद्धांत या बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। पेपर में पूछता है, इसे डिफिनेशन दे देगा कि बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत माना जाता है, तो आप क्रियाशीलता का सिद्धांत लगाएंगे। इसमें सीखने वाले का पूरी तरह भैया सक्रिय रहना परम आवश्यक है। इसमें सीखने वाले का सक्रिय रहना परम आवश्यक है। जैसे बालक को कोई कार्य हम सिखा रहे हैं, बालक को हम पढ़ा रहे हैं, बालक को सोच रहे हैं जो चीज़ बताए हैं वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। बालक कब सीखे? जब वह अपने आप सक्रिय रूप से उसमें भागीदार होगा, सीखने का प्रयास करेगा, सक्रिय रूप से सहभागिता देगा, टीचर के साथ मिलजुल के कार्य करेगा, तब वह अच्छा शिक्षण कार्य माना जाएगा। इसलिए क्रियाशीलता के सिद्धांत में कहता है सिद्धांत कि बालक को हमेशा सक्रिय रूप में रहना चाहिए, या कोई भी हो, जब तक आप सक्रिय रूप से नहीं रहेंगे तब तक आप सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे। जैसे देखते हैं, जैसे बचपन में साइकिल चलाना। आप सोचिए, बचपन में आप साइकिल कैसे सीखे? जब आप सक्रिय थे, आपके अंदर सीखने की लालसा थी, हम साइकिल सीख लें। कैसे सीखें, कैसे ना सीखें? एक बार में थोड़ी सीख गए, बार बार प्रयास करें, तब जाकर आपको साइकिल चलाना आया। तो इस तरीके से जब आप सक्रिय रहेंगे तभी तो आप साइकिल सीख गए। अगर नहीं सक्रिय रहते तो कैसे सीख जाते? अब आप देख लीजिए, जैसे सुपर टेट का पेपर मान लीजिए देने की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप सक्रिय रूप से उसमें भागीदार हैं, सक्रिय रूप से आप उसमें सहभागिता कर रहे हैं, मिलजुल कर शाम सुबह करके काम उसमें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तब ना आपका सक्रिय रूप से आपका तैयारी अच्छा हो जा रहा है। अगर आप सक्रिय रूप से उसमें भागीदार नहीं होंगे तो आपका तैयारी कैसे होगा? अगला देख लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको गतिविधि आप कराना है। कैसे गतिविधि कराएंगे? बच्चा सक्रिय रूप से वो सब कुछ सीखे जो आप बताना चाह रहे हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से अपना ज्ञान खुद अनुभव करके सीख जाए। तो कैसे सीखेगा? बीज से पौधा बनना। मान लीजिए बीज से पौधा बनना है और उसे बताना है कि बच्चे को बीज से पौधा कैसे बनेगा, वो बच्चा कैसे सीखेगा? आप उसे बता देंगे, श्यामपट्ट के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से उसे समझा देंगे बालक को या बालिका को समझा देंगे, लेकिन वो बालक बालिका कब तक सीखे, कैसे सीखेगा? उसे आप गतिविधि करा दीजिए,
एक बालक को कहिए आप कोई बीज लेकर अपने घर पे उसको ज़मीन में रख दें, नमी जहाँ मात्रा नमी का हो सही से वहाँ रख दें। अब वो जब बालक बीज को रखेगा और उसे बीज अंकुरित होगा, देखेगा, बड़ा होगा, सिंचाई करेगा, उसका सब कुछ निराई गुड़ाई ध्यान रखेगा, तो बालक उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी हो रहा है, सक्रिय रूप से उसमें भाग ले रहा है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु छोटे छोटे पॉइंट को भी नोट कर रहा है, उसके दिमाग में वो चीज़ छपते जा रहा है, वो याद होते जा रहा है कि ये पौधा बीज से पौधा कैसे बना, तो सक्रिय रूप से भागीदार हुआ, इसलिए वह सीखा। अगला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों को भाषण में प्रतियोगिता का दायित्व अगर मान लीजिए मॉनिटरिंग के लिए दे दिया जाए, आपको मॉनिटरिंग के लिए दे दिया गया, आप बच्चों का आप कक्षा में मॉनिटरिंग के लिए दे दिया, 10 बच्चे हैं, आप 10 बच्चों का वो निरीक्षण करेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ तैयार करवाएगा, तब वह सक्रिय रूप से उसमें भागीदार हो रहा है, इसलिए वह बच्चा सीखने के लिए उत्सुक था, सक्रिय रूप से भागीदार था, इसलिए वह बच्चा अति शीघ्र वह कार्य सीख जाएगा। क्रियाशीलता पर जोर देने वाली पद्धति। अब मेन बात यह है कि पेपर में पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी पद्धति है, ऐसी कौन से सिद्धांत है, ऐसे कौन सी पद्धतियां हैं जो क्रियाशीलता पर जोर देने वाली हैं। पेपर पूछता है मॉन्टेसरी पद्धति कैसी है, तो यह क्रियाशीलता पर जोर देने वाली पद्धति है। अगला पद्धति देख लेते हैं। पेपर में यही सब पूछता है कि किंडरगार्टन पद्धति कैसी है। किंडरगार्टन पद्धति यह भी सक्रियता पे भाग देती है कि बालक को सक्रिय रूप से रखिए तभी वह सीखेगा। खेल खेल के माध्यम से बच्चा कैसे सीखेगा, वह सक्रिय रूप से भागीदार हो रहा है तब ना बच्चा सीख रहा है। तो अगला देख लेते हैं डाल्टन पद्धति। अब डाल्टन पद्धति भी क्रियाशीलता के अंतर्गत आती है, इसलिए इन 3-4 विधियां आपको रट जाना है। पेपर में यही पूछेगा, क्रियाशीलता तो आप समझ जाएंगे, लेकिन जब पूछेगा मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन, डाल्टन, बेसिक योजना भी जो महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई थी, बेसिक योजना, यह भी क्रियाशीलता पर जोर देती है। अगला है हमारी एनसीएफ 2005 में भी यह कहा गया है कि बालक को सक्रिय रूप से उसे अवसर देना चाहिए, तब बच्चा वह जो कार्य सीखने के लिए उत्सुक है वह कार्य सीख जाएगा। इसलिए इन 3-4-5 विधियां को आप रट जाना है, याद कर जाना है, चाहे वो मॉन्टेसरी पद्धति हो, चाहे किंडरगार्टन हो, चाहे डाल्टन हो, चाहे बेसिक योजना हो, चाहे एनसीएफ 2005 हो। इन चारों पांचों पद्धतियां क्रियाशीलता पर जोर देने वाली पद्धतियां हैं। पेपर में आपका यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इसी में से एक दे देगा और इसके बाद 3 अलग दे देगा, आपको छांट के उसी में से लगाना है आंसर। क्योंकि फ्रोबेल ने कहा है, देख लेते हैं, बहुत बढ़िया परिभाषा है क्रियाशीलता पर की। फ्रोबेल ने कहा कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना अस्थायी सीखना है। फ्रोबेल ने क्या कहा है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं, जब वह स्वयं करेगा बालक तो वह कार्य जल्दी सीखेगा, और क्रिया द्वारा वह करके जो चीज़ सीखता है, क्रिया द्वारा सीखना अस्थायी होता है। क्योंकि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं खुद सीखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी चलाना है, अब गाड़ी चलाने के लिए आपको कोई बताएगा तो आप उतना बढ़िया नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जब आप गाड़ी को खुद चलाएंगे तो वह काम आसान लगेगा आपको और सीख जाएंगे तो वह काम अस्थायी हो जाएगा। वह किसी को बता भी सकते हैं आप। स्वयं करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं देख लेते हैं। स्वयं करने से भैया क्या क्या लाभ होते हैं। कार्य या पाठ को हम सीख जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, पूरे डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के लिए रिस्क नहीं उठा सकते। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दो जरूर से ज़रूर। अगला देखते हैं कि स्वयं करने से भैया आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम कोई कार्य खुद करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बालक को कोई कार्य के लिए गतिविधि दिए, अब वो बीज वाला मान लीजिए रख लीजिए, बीज से पौधा कैसे बना उस बालक को दे दिए कि बेटा ऐसे ऐसे करना आप, और बीज को नमी में रखना, तो जब बड़ा होगा आप उसको अंकुरित करके सब कुछ देखना कैसे होगा। तो जब बच्चा वो सब कुछ देखेगा अपनी निगाहों से सरसरी, उसे आत्म रूप से हमेशा देख रहा है सुबह सब कुछ, तो बच्चा वह अच्छे तरीके से जान जाएगा कि नहीं जान जाएगा कि ये कैसे हुआ कैसे ना हुआ। उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि हम इस कार्य को ऐसे करेंगे तो हम ये चीज़ सीख जाएंगे। तो इसीलिए व्यवहार परिमार्जन होता है। क्या होता है? अगला व्यवहार परिमार्जन होता है। जब हम कोई किसी कार्य को करते हैं, हमारे व्यवहार में अलग प्रकार से सोचने की क्रिया करते हैं, तो जो व्यवहार हम कर रहे हैं उस व्यवहार में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। आप एक बार किए कार्य को 10 नंबर का परिणाम आया, अगली बार कार्य किए 15 नंबर का परिणाम। मतलब जब जब हम अपने व्यवहार में उत्तरोत्तर वृद्धि करने की कोशिश करते हैं तो हमें नया नया परिवर्तन देखने को मिलता है। स्वयं करने से ही परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला है कि स्वयं करके भैया सीखने से गलतियां नहीं होती है, या होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं। क्योंकि जब आप स्वयं किसी कार्य को करेंगे तो आपसे गलतियां होने के चांस बहुत कम रहेंगे, और गलतियां होगी तो अगर होती भी हैं तो गलतियां मान चलिए बहुत कम होने की उम्मीद रहती है।
क्रियाशीलता का सिद्धांत हम सब देख लिए। अगर अभी आपको डाउट हो तो वीडियो एक बार पॉज करके फिर से देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं सिद्धांत भैया, प्रेरणा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भैया? दूसरा नंबर, प्रेरणा का सिद्धांत। चाहे पेपर में पूछे प्रेरणा का सिद्धांत, चाहे पूछे अभिप्रेरणा का सिद्धांत, दोनों एक ही हैं। प्रेरणा का मतलब क्या? प्रेरित, आप किसी के माध्यम से प्रेरित हो, चाहे किसी की वजह से प्रेरित हो। अभिप्रेरणा, आप प्रेरणा समझ लीजिए। अभिप्रेरणा क्या है? अभि माने अंदर, प्रेरणा माने प्रेरित। जब आप अंदर से प्रेरित होते हो, जब आप अंदर से प्रेरित होते हो और उस समय आप कोई कार्य करते हो तो आपका उसमें मन लगता है। मतलब जब आप अंदर से प्रेरित हो या आपका दिल कर रहा है यह कार्य हमें करना चाहिए, इससे हमें यह लाभ मिलेगा, तो आप अंदर से प्रेरित हो। क्योंकि मानव का स्वभाव भैया क्या होता है? मानव का स्वभाव प्रशंसा से खुश होता है। मानव प्रशंसा से खुश होता है और आलोचना से नाखुश होता है भैया, नाखुश होता है। क्योंकि मानव का स्वभाव ही है कि अगर आप प्रशंसा कर रहे हैं तो वह खुश हो जाएगा और आलोचना करेंगे तो नाखुश होगा। इसलिए आप शिक्षण कार्य करते समय, आप अपने क्लासरूम में बालक या बालिकाओं को आप प्रेरित करने के लिए उन्हें ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनके अंदर प्रेरणा उत्पन्न हो, अंदर से अप्रेरित हों, वह अंदर से प्रेरित हों, वह अंदर से प्रेरणा का सिद्धांत उनके अंदर भर जाना चाहिए। क्योंकि केली महोदय का विचार क्या है? केली महोदय का विचार देख लीजिए कि शिक्षण में अप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षण कार्य आप कर रहे हैं, उस शिक्षण कार्य को करते समय आपके हर शिक्षण कार्य में अप्रेरणा का भाव जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब अप्रेरणा का भाव रहेगा, आप कुछ इस तरह से शिक्षण कार्य करवाएंगे कि बच्चा, उसे लगेगा कि हमें यह कार्य अवश्य करना चाहिए, तो वह सीखने का प्रयास जरूर करेगा। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालकों को सिखाने के लिए भैया, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालकों को सिखाने के लिए सर्वप्रथम उनमें अप्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जब बालक के अंदर अप्रेरणा, भैया सीधी बात जान लीजिए, जब तक बालक अप्रेरित नहीं होगा, जब तक आप सीखने के लिए वो लालायित नहीं रहेगा, तब तक आपको सीख ही नहीं सकता। इसलिए शिक्षण कार्य करते समय सर्वप्रथम उनमें अप्रेरणा उत्पन्न करना चाहिए। जब तक वह अप्रेरणा नहीं उत्पन्न होगा तब तक बालक सीख नहीं सकता। क्योंकि अप्रेरणा के अभाव में भैया, अप्रेरणा के अभाव में बालक सही से सीख नहीं सकता। जब तक बालक, इसीलिए बोल रहे हैं, जब तक बालक, आप भी अप्रेरित हो, इस समय सुपर टेट की तैयारी आप कर रहे हो, इसका मतलब आप अंदर से अप्रेरित हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि आप तैयारी करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि आप वीडियो देखिए, लेकिन आप अंदर से अप्रेरित हो ना, तभी तो सीख रहे हो, सीखने का प्रयास कर रहे हो। यदि अंदर से आप अप्रेरित नहीं हो रहे होगे, कोई आपको डिमोटिवेट कर देगा, भर्ती नहीं आएगी, पढ़ो मत, पढ़ो नहीं, जब आएगा पढ़ लेंगे, ऐसा करोगे तो आप अंदर से अप्रेरित हो नहीं हो, आप कैसे सीख पाओगे? बताओ मुझे, कैसे सीख पाओगे? सभी भाई बहनों से मैं कह रहा हूँ, कैसे सीखोगे आप? इसलिए सीखोगे कि आप अंदर से आप प्रेरित हो, तभी तो आप सीख रहे हो, नहीं तो आप सीख नहीं सकते थे। इसलिए बालक को या बालिका को शिक्षण कार्य करते समय आप अपने शिक्षण विधियों में ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि बालक या बालिका के अंदर प्रेरणा का भाव उत्पन्न करना चाहिए। तभी वह बालक व बालिका सीखने के लिए अपना पूरा भरसक प्रयास लगाएगा, पूरा भरसक प्रयास करेगा भी। क्योंकि अप्रेरणा भैया देख लेते पेपर में जो आने लायक है कि अप्रेरणा अधिगम को, भैया पेपर में पूछता है कि अप्रेरणा अधिगम का हृदय है, राजमार्ग है, आत्मा है, या कहा गया है। अप्रेरणा को क्या कहा गया है? पेपर में पूछा जाता है कि अप्रेरणा को भैया अधिगम का हृदय कहा गया है, अधिगम का राजमार्ग कहा गया है, अधिगम का आत्मा कहा गया है। क्योंकि बालक या बच्चा या हम सब जब तक अप्रेरित नहीं रहेंगे तब तक हम उस कार्य को सही से सीख नहीं सकते हैं। सीधी सी बात है कि जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, मन से, तन से, धन से, तब तक वह कार्य सही से हम सीख नहीं सकते हैं। क्योंकि बालक बालिका को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जो बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं भैया, याद हुआ। प्रेरणा का तरीका देख लेते हैं। प्रेरणा का तरीका क्या क्या होता है? प्रेरणा का दो तरीके हैं भैया, प्रेरणा के या अभिप्रेरणा के भैया दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? शाब्दिक तरीका, अशाब्दिक तरीका। शाब्दिक तरीका में कौन सा आता है? प्रेरणा का तरीका में क्या है भैया? प्रेरणा का तरीका में दो तरीके हैं, शाब्दिक तरीका, अशाब्दिक तरीका। अब जब पूछा जाएगा शाब्दिक तरीका क्या है, शाब्दिक तरीके में भैया आता है शाबाश, अच्छा, उत्तम। जब कोई बालक अच्छा कार्य करता है उसको कैसे प्रेरणा देंगे दोबारा कार्य करने के लिए? कैसे उसे प्रेरित करेंगे कि बालक खुश हो जाए, मन से उत्साहित हो जाए? उसे कहेंगे बेटा शाबाश, बहुत अच्छा कार्य किए, बहुत अच्छा, उत्तम, क्या बात, अच्छा, उत्तम, शाबाश, ऐसा बोलेंगे जब
उसे उत्साहित करेंगे, उसे लगेगा सर हम अच्छा कार्य किए, सर हमें शाबाशी दे रहे हैं, सर हमें अच्छा कह रहे हैं, सर हमें उत्तम कह रहे हैं। इसका मतलब दोबारा अगर हम कार्य करेंगे तो सर हमें फिर से ऐसे ही बोलेंगे, हमें क्लास में हमें हीनता का भाव नहीं आएगा, हमें मोटिवेट रहेंगे, हम अपने अंदर से मोटिवेट रहेंगे तो सर हमें एक अच्छे तरीके से व्यवहार हमारे साथ करेंगे। तो शाब्दिक तरीका में शाबाश, अच्छा, उत्तम ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। जब बालक के ऊपर प्रयोग करेंगे आप, वो बालक हमेशा खुश रहेगा, वह सक्रिय रूप से भागता निभाएगा। अशाब्दिक में क्या आता है? अशाब्दिक में दंड और पुरस्कार आता है। आप बालक को कोई कार्य कर रहा है, मान लीजिए जो अप्रेरित नहीं है, फिर भी आप उसे दंड दे दिए, अनुशासनहीनता के चक्कर में मार दिए। इसके बाद पुरस्कार, मान लीजिए दंड दे दिए तो वह बालक निगेटिव में चला जाएगा। वह सोचेगा एक बार तो मुझसे गलती हो ही गई, अब दोबारा फिर गलती करूँगा सर फिर मुझे मारेंगे, फिर मुझे दंड देंगे, तो वह बालक अप्रेरित नहीं होगा, उस कार्य करने के लिए अप्रेरित हो ही नहीं सकता, उसका मन ही नहीं लगेगा उसमें। इसलिए बालक को दंड नहीं देना, अप्रेरित, ये नकारात्मक है, इसे कभी नहीं करना है आपको। पुरस्कार आप कर सकते हैं, लेकिन वह अशाब्दिक में आएगा। पूछता है पेपर में कि पुरस्कार कैसा शब्द है, अशाब्दिक है कि शाब्दिक है, प्रेरणा का कैसा तरीका है, शाब्दिक है कि अशाब्दिक है, तो आप अशाब्दिक लगाएंगे। पेपर यहीं से घूम घूम के बनता है पेपर में, इसलिए अलग से लिख दिए हैं, आपका एक नंबर गड़बड़ ना हो। पूरे मन से तन से कह रहे हैं दोस्त कि सभी भाई बहनों से कह रहे हैं कि आपका एक नंबर रिस्क नहीं उठाना चाहते कि एक नंबर आपका गलत हो जाए। पूरे नंबर 10 के 10 लेना है तो आप अच्छे तरीके से ध्यान देके पढ़े, इसलिए हम पूरा अलग से आपको दे रहे हैं। अगला सिद्धांत देखते हैं भैया, रुचि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भैया? रुचि का सिद्धांत। क्योंकि रुचि आती नहीं और मेरे को कुछ भाती नहीं। क्या है? रुचि का सिद्धांत। रुचि आती नहीं, मुझे कुछ भाती नहीं। रुचि क्या कहता है कि किसी विषय वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करने की मानसिक प्रक्रिया भैया रुचि है। अब वो रुचि ना समझ लेना अपने क्लासरूम वाली, उस रुचि को भूल जाना। इसलिए किसी विषय वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करने की प्रक्रिया भैया रुचि कहलाती है। क्योंकि रुचि कैसी प्रक्रिया है, पेपर में पूछता है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। क्योंकि प्रत्येक शिक्षक को या बालक बालिकाओं में विषय वस्तु किसी क्रिया के लिए रुचि उत्पन्न करने की प्रयास करना चाहिए। जब तक बालक में रुचि नहीं उत्पन्न होगा, उसका मन नहीं है, रुचि का मतलब सीधा समझ लीजिए, सीधा अर्थ है। क्योंकि जब उसका मन लगेगा, जब उसका मन, उसमें दिल लगेगा, तन लगेगा, मन लगेगा, क्योंकि भर्ती आई नहीं, मेरा मन भाई नहीं। अब क्या करें दोस्त, कि तैयारी करके बैठे हैं, इंतज़ार करते जा रहे हैं। तो रुचि बना के रखो, इंतज़ार करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इंतज़ार करते जाओ, फल मीठा होता है। मानते हैं भर्तियां लेट हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप इंतज़ार करिए। चलिए रुचि का सिद्धांत देख रहे हैं। रुचि का सिद्धांत कहता क्या है? क्योंकि बालक में उसी विषय वस्तु को शीघ्रता से सीखता है। बालक उसी विषय वस्तु को सीखता है जिसमें उसकी रुचि है। रुचि क्या है? रुचि मानसिक प्रक्रिया है। बालक वही कार्य को सीखेगा जिसमें उसकी रुचि है। इसलिए हम शिक्षण कार्य को शिक्षण कार्य करवाते समय आपको यह ध्यान देना चाहिए कि हम जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, क्या वो बालक उसमें रुचि उत्पन्न कर रहा है कि नहीं। हमारे पढ़ाया जो जा रहा है हमारे द्वारा, उसमें बालक सक्रियता दिखा रहा है कि नहीं, उसमें प्रेरित है कि नहीं है, उसमें उसका रुचि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब उस रुचि क्या है? जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, आपने संस्कृत विज्ञान विषय ही क्यों लिया? आप जब पढ़ रहे थे अपने समय में, याद करिए, हाई स्कूल, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, कोई भी हो, आपने संस्कृत विज्ञान ही विषय क्यों लिया? आपने गणित ही क्यों लिया? क्योंकि जिसमें आपका मन लगे भैया। क्या लगे? जिसमें आपका मन लगे, दिल लगे। क्योंकि दिल ना लगे दिलदार, मेरे वीडियो में आ जाना, क्योंकि सुपर टेट की भर्ती आने वाली है। क्यों ले रहे हैं भैया आप रुचि उसमें? क्यों आप सुपर टेट को पढ़ रहे हैं? क्यों सुपर टेट को तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आपका रुचि है, आपका मन है, आप प्रेरित हैं, आपको एक जॉब लेनी है। इसलिए रुचि का सिद्धांत कहता है कि जब बालक को शिक्षण कार्य करवाते समय ऐसा शिक्षण कार्य करना चाहिए आपको। क्योंकि जब बालक उसमें प्रेरित होगा, उसका रुचि रहेगा, वह उसके अंदर रुचि उत्पन्न करेंगे, उस विषय वस्तु के सरल से सरल माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, तो बालक उसमें रुचि लेगा, वह शिक्षण कार्य अच्छा और उत्तम माना जाएगा। रुचिपूर्ण शिक्षण विधियाँ। और रुचिपूर्ण शिक्षण विधियाँ में हम कैसे प्रयास कर सकते हैं कि बालक के अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए? आप उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर दीजिए। जिज्ञासा कहाँ है? आप उसके अंदर सहसंबंध बना दीजिए, आप उसके अंदर पाठ सहायक सामग्री कर दीजिए। जिज्ञासा आप बालक के अंदर कैसे उत्पन्न करेंगे? वह बालक जिज्ञासु हो जाए, वह जानने के लिए प्रेरित हो जाए, वह जानने के लिए इच्छा जागृत करे कि हमें सर आज ये जानना है, हमें सर आज ये बताना है,
हमें ये समझना है। तो जिज्ञासा कैसे होगा? आप किसी विषय वस्तु को आप अपनी पाठ्य सहायक सामग्री की सहायता से आप अपने विषय वस्तु को जो पढ़ा रहे हैं वह ऐसे सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करिए कि बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। जब वह बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, रुचि उत्पन्न हो जाएगी, तो आपका शिक्षण कार्य अच्छा माना जाएगा। तो उसके अंदर आप बालक के अंदर और आपके अंदर, आपके शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर, शिक्षण सिद्धांत के अंदर आपका शिक्षण कार्य जो रहेगा वह सा संबंध स्थापित हो जाएगा। जब आप बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर देंगे, आप अपने पाठ्य सहायक सामग्री को की सहायता से या जिसकी भी सहायता से आप अपने बालक को सिखाने के लिए प्रेरित कर देंगे, रुचि उत्पन्न कर देंगे, तो आपका अच्छा शिक्षण कार्य माना जाएगा। जैसे आप मान लीजिए किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं, एक पाठ को आप पढ़ा रहे हैं, उस पाठ को आप चित्रों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, मॉडलों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आप कहानी द्वारा पढ़ा रहे हैं। आप सोचिए बच्चा चित्रों या मॉडलों के द्वारा या कहानी द्वारा अच्छा समझेगा कि यह मात्र व्याख्या करके सिखाओगे तो वो समझेगा। सोचिए जैसे मान लीजिए हम ही बोल रहे हैं, हमारे पास उतना सुविधा नहीं है कि हम आपको सब कुछ मैटर ऐसे दे दें, लेकिन मान रहे हैं व्याख्या करके दे रहे हैं, फिर भी आप समझाने का प्रयास करें। तो आप सोचिए जब बालक को समझा रहे हो वो चित्रों या मॉडलों के अनुसार आप समझा रहे हो या कहानी के द्वारा, तो बालक ज़्यादा सक्रिय रहेगा, उसमें रुचि उत्पन्न करेगा। लेकिन आप केवल मात्र व्याख्या करके उसको शिक्षण कार्य कर रहे हो तो बालक उसमें रुचि उत्पन्न नहीं करेगा। किसमें उत्पन्न करेगा? तो आप ऐसे तरीका अपनाओ ना अपने शिक्षण कार्य में कि जैसे बालक के अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए। इसलिए मैकडूगल कहते हैं कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है। रुचि कैसा है? रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ध्यान जब पूछा जाएगा ध्यान रुचि का कैसा रूप है, तो ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। जब आप ध्यान लगाएंगे तो रुचि तो आंतरिक हो जाएगा, लेकिन ध्यान लगा रहे हैं आप तो क्रिया कर रहे हैं ना, आप आंखों से देख रहे हैं, आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। रुचि तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आप आंखों की सहायता से आप प्रत्यक्ष रूप से वो सब चार चीज़ें देख रहे हैं कि क्या क्रियात्मक रूप से हमें रुचि उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए बालक के अंदर जब भी आप शिक्षण कार्य करते हैं समय या उद्देश्य होना चाहिए आपके अंदर कि बालक के अंदर रुचि उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस कारण से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपको यह ध्यान जरूर देना चाहिए। चलिए दोस्त, आशा करते हैं वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। आगे कल इसी सिद्धांत से, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत से आगे वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय।